अस्सलाम वालेकुम। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नशकारी यानी प्राइवेटाइजेशन के पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान आते हैं और यहूदी कंपनी और ख़ुद यहूदी इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बड़ी कंपनियों को अपनी मलकियत में लेना और मुल्क के बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकान को मजदूर बुला लेने का खूबसूरत नाम नशकारी है। यह दौलत के इर्तिकाज़ का ही एक हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी यहूदी कंपनियां किसी भी मुल्क के इंतहाई कीमती और फ़ायदेमंद इदारे को कौड़ियों के भाव ख़रीद लेती हैं और देखते ही देखते कल के मालिक आज के मजदूर बन जाते हैं। हबीब बैंक आगा खान को बेच दिया गया। इसके 52% शेयर सिर्फ 22 अरब रुपए में फ़रोख्त कर दिए गए, जबकि सिर्फ हबीब बैंक प्लाज़ा इससे ज़्यादा मालियत का है। कौमी बैंकों और दीगर इदारों की नशकारी की मजबूरी क्या है, इसको आगे बयान किया जाएगा। दजाल के फ़रेब ने इस नशकारी के अमल को इस तरह पेश किया है जैसे इसके बाद कौम की किस्मत बदल जाएगी। हैरत की बात यह है कि नशकारी के लिए सबसे बड़ी दलील ये दी जाती है कि कौमी ख़जाने पर बोझ इदारों की नशकारी करने से इनकी कारकर्दगी बेहतर हो गई। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि हबीब बैंक जैसे फ़ायदा देने वाले इदारे की नशकारी क्यों कर दी गई और इसके बाद PIA, PTCL और वापडा पर बैरूनी कज़ाकों की नज़रें क्यों लगी हुई हैं, तो इसके जवाब में खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। नीज़ ये सवाल भी अहम है कि एक ऐसा इदारा जिसको हुकूमत चलाती है तो वो नुकसान करता है और इसी को अगर यहूदी कंपनी ख़रीद ले तो वो इसको फ़ायदा देने लगता है। इसका मतलब अवाम क्या समझे? क्या हुकूमत में इतनी ताकत और सलाहियत नहीं कि जो इक़दाम गैर मुल्की कंपनी उठाती है वो ख़ुद हुकूमत उठाए? इस नशकारी की तारीख़ का अगर मुतालिया किया जाए तो एक बात वहाँ मुश्तरक नज़र आएगी कि हर मुल्क के कौमी इदारों को ख़रीदने वाली हमेशा मल्टीनेशनल कंपनियाँ रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर बाहर से आने वाली ये कंपनियां किसी भी मुल्क पर देखते देखते छा जाती हैं। इसके बाद बड़े शहरों में ज़ाहरी खूबसूरती को मीडिया के ज़रिए इस तरह बनाकर पेश किया जाता है कि बैरूनी सरमायाकारों के आने के बाद मुल्क की किस्मत बदल गई है। लेकिन इस दजल व फ़रेब की हकीकत इस वक्त सामने आती है जब यहूदी इस मुल्क को इस्तेमाल करने के बाद किसी और मुल्क का रुख कर रहे होते हैं और पीछे वो गंद छोड़ जाते हैं जो किसी सैलाब के बाद साहिल पर रह जाता है। यहूदियों ने इस सरमायाकारी और बैंकिंग की इब्तदा जर्मनी से की। इसके बाद बरतानिया को मरकज़ बनाया। बरतानिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बाद दूसरी जंग अज़ीम की इब्तदा से ही यहूदी सरमायाकार न्यूयॉर्क का रुख करना शुरू हो गए और देखते ही देखते अमेरिका दुनिया का तजारती मरकज़ बन गया। अब ज़रा तहकीक करें, क्या यह हकीकत नहीं कि यहूदी अब धीरे धीरे अमेरिका की बजाय किसी और मुल्क का रुख कर रहे हैं? अगर इस नशकारी और बैरूनी सरमायाकारी से मकामी लोगों की किस्मत बदल जाया करती तो स्पेन वाले दीगर ममालिक से क्यों पीछे रह गए? अमेरिका बरतानिया से आगे किस तरह निकल गया और अब अमेरिकी डॉलर यूरो के मुकाबले में क्यों गिरता जा रहा है? नीज़ ऐसा क्यों होता है कि कभी आलमी मंडी स्पेन होता है, कभी बरतानिया, कभी जापान, कभी अमेरिका तो कभी कोरिया। ये वो ड्रामा है जिसके बारे में ख़ुद यहूदी प्रोटोकॉल्स में लिखा है कि हमारे इन मंसूबों को दुनिया नहीं समझ सकेगी जब तक समझे कि हम अपना काम कर चुके होंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस नशकारी और बैरूनी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन ये अटल हकीकत है कि यहूदी जिस मुल्क का भी रुख करते हैं इस मुल्क में पैसे की रहल पहल तो ज़रूर होती है, लेकिन सिर्फ चंद हाथों तक। कौमी कंपनियां चंद साल में ही तजारत के इस समुंदर में बड़ी मछलियों का शिकार हो जाती हैं। आवाम को वो कुछ नसीब होता है जो हांगकांग और सिंगापुर के बाज़ारों में नज़र आता है। कितनी अजीब बात है कि हुकूमती हलकों की जानिब से मुसलसल इस बात का डंडोरा पीटा जा रहा है कि हम IMF से आज़ाद हो गए हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर इतने बढ़ गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफ़ा ही हुआ है। इक़्तिसादी और मुआशी अमूर पर नज़र रखने वाले हज़रात इन बयानात की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हज़ारों नहीं लाखों घरों का चूल्हा बंद कराकर IMF से छुटकारा हासिल किया गया है। IMF ने शर्फ़ कबूलियत इसलिए बख्शा है कि हमारी हुकूमत ने इसकी इन तमाम शराइत पर बग़ैर किसी चूँ चरा के अमल दरामद किया है जिस पर आज तक कोई सियासी हुकूमत भी अमल दरामद नहीं कर सकी थी। IMF की इन शराइत में बजट का खसारा कम करना, मुख्तलिफ टैक्स लगाना और बढ़ाना, बिजली और गैस की कीमतों को मार्केट रेट के बराबर लाना, पेट्रोल की कीमतें हर 2 हफ्ते में मार्केट के मुताबिक रखना, दरामदात पर एक्साइज ड्यूटी को कम और सादा करना, कौमी मलकियत में बड़े बड़े बैंकों की नशकारी और वापडा, रेलवे और PIA को खुद कफील बनाना काबिल ज़िक्र है। इन शराइत को पूरा करने से अशिया की कीमतें बढ़ी और गुर्बत में इजाफा हुआ। नीज़ इन तमाम शराइत का फ़ायदा गैर मुल्की कंपनियों और आलमी इदारों को हुआ, जिसकी वजह से सरमायाकारी और सनअतकार को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टेक्सटाइल की सनत मुसलसल खसारे की तरफ जा रही है। अब भी अगर हमारी बात किसी की समझ में ना आए तो वो अमरीकी अवाम की मौजूदा सूरत हाल जाकर देखे।
کہاں کہاں کے مقامی لوگوں کے حالات کا مطالعہ کرے، اور اگر کوئی صرف امریکی دانشوروں کی ہی باتوں کو قابل اعتبار سمجھتا ہے تو اسے مشہور امریکی صنعت کار اور فورڈ آٹو موبائل کمپنی کے بانی ہنری فورڈ کی کتاب دی انٹرنیشنل جیوز یا اس کا اردو ترجمہ عالمی یہودی فتنہ گر کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو اس نے یہودی سرمایہ کاروں پر لکھی ہے، جس میں اس ڈرامے کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ کبھی تجارتی عالمی منڈی اسپین میں نظر آئی، کبھی لندن، کبھی ٹوکیو تو کبھی نیو یارک۔ اس کے بجائے اگر ملکی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے، عالمی تجارتی معاہدوں کا سہارا لے کر ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے حقوق پر جو ڈاکے ڈال رہی ہیں ان کا سدباب کیا جائے، عالمی ادارہ تجارت کے خونی پنجے سے ان کی جان چھڑائی جائے، تو اللہ نے اس قوم کو آج بھی وہی صلاحیت عطا کی ہے کہ دنیا کی منڈیوں میں ہر جگہ میڈ ان پاکستان نظر آ رہا ہوگا۔ تاجر حضرات ان حقائق کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو سامعین، اپنی آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور جلد ہی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔